वैलिडेशन बनाना है। गॉट इट। आपको क्या वैलिडेशन बनाना है, एक फॉर्म बनाना है। फॉर्म पे एक सिंपल वैलिडेशन होगा ब्लैंक ब्लैंक पेज फील्ड के लिए। दूसरा वैलिडेशन न्यूमेरिक होगा। तीसरा आपका ईमेल का होगा। और फोन का आप बना सकते हो तो बनाना, अदरवाइज देख करके आना। ठीक है। तो हमारे वैलिडेशन जो है 4-5 तरह के होते हैं। ठीक है। कि जनरली आपका फोन, ईमेल होता है, ब्लैंक फील्ड होता है, कभी कभी पिन कोड का भी वैलिडेशन आता है। समझे। तो पिन कोड का इतना इतना मैंडेट नहीं है। सबसे पहले मेन चीज आनी चाहिए ब्लैंक फील्ड वैलिडेशन, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लैंक फील्ड हो। कभी कभी आपने देखा है कि न्यूमेरिक ही डेटा चाहिए होता है इनपुट के अंदर, इस तरह का वैलिडेशन। आपको कल का ये टास्क लिख लो, आपको वैलिडेशन बनाना है, फॉर्म बनाना है, और फॉर्म पे एक वैलिडेशन तैयार करके लेकर आना है। ठीक है। आज हम इसका ऑलमोस्ट बेसिक का फिनिश ही कर लेंगे। थोड़ा बहुत ही कुछ बचेगा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, देन स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें कुछ अब ज्यादा बचा नहीं है। अब हमें सिर्फ रेगुलर एक्सरसाइज होंगी अब। तो कल हम स्विच केस के बारे में बात कर रहे थे। तो स्विच केस बेसिकली क्या है कि एक स्टेटमेंट होता है, राइट। अब इसमें इसका बेनिफिट क्या होता है कि हाँ, आपको मल्टीपल कंडीशन यदि किसी वेरिएबल की चेक करनी हो कि उसकी वैल्यू क्या है। जैसे मान लो आप चाहते हो कि अलग अलग इफ एल्स लगा करके एक ही आपके स्टेटमेंट या एक ही जगह कोड से हम मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, तो हम उस चीज के लिए स्विच केस का यूज करते हैं। अब स्विच केस का जो सिंटेक्स क्या कहता है कि स्विच स्विच ये लिखा स्विच, यहाँ पे एक्सप्रेशन मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल आप डालोगे वो, और नीचे आपका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा उस वेरिएबल के, उसके आपके केस बनाते चले जाओगे। मान लो सपोज दैट उसमें एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू कभी 5 आ रही है, कभी 6 आ रही है, कभी 7 आ रही है, कभी 8 आ रही है। उस वेरिएबल पे 5 पे अलग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, 6 पे अलग परफॉर्म करना चाहते हो, 7 पे अलग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, तो आप उस केस के लिए स्विच केस यूज करोगे। इफ एल्स का भी हम कर सकते हैं, मैंने कल आपको बताया था। इफ एल्स या एल्स इफ जो आपके नेस्टेड इफ एल्स होते हैं, वो यदि मोर देन 3 वाला केस कोई आ रहा है आपके उसमें प्रोग्रामिंग में, तो आप स्विच केस की तरफ प्रीफर करेंगे, क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन एज कंपेयर जो इफ एल्स इफ या इफ एल्स होता है वो फास्टर होता है। तो हम स्विच केस का यूज करेंगे इस केस में। देख ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पे स्विच पैरेंथेसिस स्टार्ट एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पे आपको एक जो वेरिएबल होगा या जो कंडीशन होगी उसका नाम आएगा, यहाँ पे उसकी जो वैल्यू होगी वो डाली जाएंगी, केस 1, केस 2, केस 3। ठीक है। और उसके अंदर बाद में ब्रेक, और यहाँ पे अपना जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है वहां पे आप अपना कोड लिख दो। ठीक है। तो कुछ जैसे कल हमने ये चीज देखी भी थी। जैसे इसने क्या काम किया, न्यू डेट। न्यू डेट क्या है, एक हमारा डेट ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर डॉट गेट डे निकाला। तो ये आज की डेट क्या है, गेट डे में आज का डेट क्या है, ये बैठेगा 6 तारीख है आज। ठीक है। तो 6 के हिसाब से निकालेगा। अब देखो, देखते हैं गेट डे में आज के क्या आ रहा है। यहाँ इसको चेक कर लेते हैं इसमें क्या आता है, क्योंकि जैसे आज का दिन जो है, आज ट्यूसडे है, तो इस आज ये गेट डे में क्या निकाल के लेकर के आएगा देख लेते हैं। इसने 2 रिटर्न किया, तो 2 रिटर्न किया, इसका मतलब क्या है, 6 तारीख है। दिन कौन, इसने गेट डे ट्यूसडे। में सेकेंड रिटर्न, तो इसका मतलब ये ट्यूसडे को रिटर्न कर देगा यहाँ से। ठीक है। ट्यूसडे का आउटपुट आप दे एग्जीक्यूट करा दो, इसका आउटपुट ट्यूसडे आ जाएगा। तो वैसे ही आपके स्विच केस हमें यूज करने हैं, राइट। अब इसके बाद इसमें एक ब्रेक के बारे में आता है। ब्रेक की वर्ड, ब्रेक का वैसे तो आप लोग समझते हैं, ब्रेक का मतलब होता है कि रोकना किसी चीज को। तो अभी हम लूप पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ लेंगे ब्रेक का मतलब क्या होता है। वैसे इसका देख लो, ब्रेक एक आपका कीवर्ड होता है, मतलब किसी आपको लूप को बीच में ही रोकना होता है तो ब्रेक यूज करते हैं। तो अभी देखेंगे। आप अभी तो हमें स्विच केस का देखो, स्विच केस के काफी सारे एग्जांपल दे रखे हैं, देख रहे हो ये। और इसमें स्विच केस में मान लो एक कोई कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, सबसे लास्ट में होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि आपने 5 कंडीशन लगाई हैं, अब पांचों कंडीशन मैच नहीं कर रही हैं, तो वो कहाँ जाएगा।
तो डिफॉल्ट वाले में जाता है। जो डिफॉल्ट वाले का जो ऑपरेशन का आउटपुट होता है वो आपको मिल जाता है, राइट। तो बेसिकली आपका स्विच केस में होता है पहले स्विच, फिर केस 1 केस 2, जितने भी आपको केस बनाने केस बना लो। लास्ट में डिफॉल्ट इसलिए डाला जाता है, मान लो कोई केस मैच नहीं करता है तो डिफॉल्ट वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसका फायदा ये होता है, आप मल्टीपल ऑपरेशन एक ही ब्लॉक ऑफ कोड से कर सकते हैं, ठीक है। जो आप स्विच केस का यूज कर इफ एल्स का यूज करोगे उसकी जगह पे स्विच केस। हमें ये ऑपरेटर के बारे में तो पता ही है, ठीक है, इसके बारे में तो मैं कोई डिस्कस नहीं कर रहा। साइन ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, ये अच्छा, टर्नरी ऑपरेटर के बारे में लोग कितने लोग जानते हैं? टर्नरी ऑपरेटर भी लेटेस्ट फीचर है जावास्क्रिप्ट का। टर्नरी ऑपरेटर किस किसने यूज किया है? सर हाँ, यूज मैं वही किया पूछ रहा हूँ है, टर्नरी। पर उतना अच्छे से अभी कंफर्म नहीं है, एक बार आप बता दीजिएगा। हाँ, तो टर्नरी ऑपरेटर का मतलब ये होता है, देखो एक होता है ट्रिपल इक्वल टू। ट्रिपल इक्वल टू तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ट्रिपल इक्वल टू दिस इज द डिफरेंट वन। एक होता है टर्नरी ऑपरेटर। सो टर्नरी ऑपरेटर का मतलब ये होता है, मैं जैसे एक फाइल खोल लेता हूँ, यहाँ पे शायद आई थिंक है नहीं है, मैं एक फाइल बना ही लेता हूँ। ये थोड़ा मेरा सिस्टम आई थिंक स्लो है, तो एक काम कर लेते हैं, अदरवाइज ना कंसोल में ही प्रिंट कर लाते हैं। कंसोल भी हमारा सेम ही काम करता है। मीनवाइल इसको मैं डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ, एक दूसरा लैपटॉप मेरे पास। डेस्कटॉप नहीं आ रहा। चलो एक काम करते हैं, इसको बाद में देखेंगे, क्योंकि हाँ, कहाँ गया हमारा, मैंने स्क्रीन शेयर किए थे कुछ भी। ये हट नहीं रहा है। एक मिनट में इसको रिस्टॉप दोबारा करता हूँ, ये हट नहीं रहा है। तो टर्नरी ऑपरेटर का मतलब बेसिकली ये होता है, जैसे आप इफ एल्स जो आप लगाते हो ना, जैसे मान लो वेरिएबल मैंने लिखा ए इज इक्वल टू ब्लैंक लिखा मैंने, ठीक है। अब टर्नरी ऑपरेटर आप टर्नरी ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि आपके इफ एल्स को आप एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको ब्लॉक ऑफ कोड लिखना होता है। तो जैसे आपको ए का चेक करना है, तो ए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क लगाया, ए के अंदर कुछ वैल्यू है तो ए प्रिंट कर दे, एल्स यहाँ पर ये होता है, और इसमें एल्स में प्रिंट कर दे। जैसे चेक करना हो, अब ये हो गया आपका, यहाँ पे कर दो फॉल्स या कुछ ऐसे। तो जब कभी ऐसी कंडीशन लगानी होती है ना कि भाई मुझे एक, जैसे आप मान लो मैंने एक काम किया, वेर टेस्ट, हाँ एक, अब मैंने ये चेक करना चाहता हूँ कि भाई
इस ए के अंदर कुछ वैल्यू है नहीं है, तो इस केस में क्या रिटर्न करना चाहिए, टीएसटी क्या रिटर्न करेगा। मैंने क्या बताया, तो इसका अंदर टर्नरी ऑपरेटर इस तरह से काम करता है कि आप जो इफ एल्स वाले मल्टीपल लगा सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप इफ एल्स नेस्टेड जो इफ एल्स, वो टर्नरी मतलब आप इफ एल्स को एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसको आपका टर्नरी ऑपरेटर करते हैं। यहाँ पे क्या करा हमने, वेरिएबल, यदि वेरिएबल के अंदर वैल्यू है तो क्वेश्चन मार्क उस वेरिएबल को प्रिंट करवा दो, एल्स ये आपका कोलन लगा करके जो आपकी एल्स वाली कंडीशन है वो प्रिंट करवा दो। तो अब इसमें क्या है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, तो ब्लैंक का मतलब ये फॉल्स हो गया। तो रिटर्न इसका आउटपुट यदि हम चेक करेंगे टीएसटी का, तो इसका आएगा फॉल्स। ठीक है, तो ये बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर था। अब इसमें मल्टीपल कंडीशन लगानी हो तो क्या करना पड़ेगा, देखो ये इफ वाली कंडीशन ही फेल्स होती है तो फॉल्स में एक और लगा दो। जैसे यहाँ पे मैंने एक लगा दिया, वेर बी इक्वल्स टू 5। अब मैं एक कंडीशन लगाना चाहता हूँ तो मल्टीपल लगा सकते हो। अब मैंने क्या काम किया, यहाँ पे बी को चेक किया, बी ठीक है, ये करा मैंने। अब यहाँ पे बी है तो बी आ जाएगा, एल्स में फिर फॉल्स आ जाएगा। तो ये नेस्टेड लगाते चले जाओ जितने भी लगाने हैं आपको। ठीक है, कोशिश ये करो यदि आपके 3 से 4 से ज्यादा, 3 से ज्यादा यदि आपके इसमें कंडीशन आ गई टर्नरी के अंदर, तो आप स्विच केस यूज कर लो, वो बेस्ट है कि उसकी परफॉर्मेंस एज कंपेयर जो है फास्टर होती है। ठीक है, हाँ ठीक है, और कोई डाउट है, चलो आगे बढ़ते हैं ना इसके बारे में। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर आप लोग यूज करके देख लेना, घर पे एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बहुत सारे इसके एग्जांपल मिल जाएंगे टर्नरी ऑपरेटर के। ठीक है, तो ये स्विच केस का है, इसकी प्रैक्टिस भी आप लोग घर पे एक बार ट्राई करना, स्विच केस को हम कैसा कैसा कर सकते हैं, इसके बहुत सारे एग्जांपल है जो अभी हमने देखा ही था। तो और एग्जांपल हम बाद में देखेंगे, पहले आगे का पहले इसको रैप अप करते हैं, क्योंकि अब इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है। बेसिक का जो फंडामेंटल है जो हमारा, वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। तो लूप्स के बारे में तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सभी लोग आप फ्रेंडली होंगे। जो लोग फ्रेंडली नहीं है, तो लूप का मतलब क्या होता है, हिंदी टर्म्स की बात करें, लूप का मतलब होता है किसी चीज को घुमाना, लूप करना, समझ रहे हो, रोटेट करना, एक एक जगह से घूम करके उसी जगह पे आ जाना, उसको कहते हैं लूप करने, घुमा देना। ठीक है, तो हिंदी का शब्द तो यही होता है लूप का। अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग में क्या मतलब होता है, तो प्रोग्रामिंग में हमारे पास ऐसे कौन से डेटा टाइप हैं जो जिनको हमें लूप में घुमाने की जरूरत पड़ सकती है। तो ऑब्वियस ही बात है, हम यदि बात करेंगे तो हमारे पास रेफरेंस टाइप के जो डेटा टाइप होते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट में, उन्हीं को ही जनरली हम आइटरेट करते हैं, घुमाते हैं। बिकॉज क्योंकि उसमें ऐसा तो है नहीं कि एक बार में हम एक ही एलिमेंट असाइन करते हैं, स्टोर करते हैं। हमारे पास एक इस वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा या मल्टीपल एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं इन केस ऑफ एरे एंड ऑब्जेक्ट। तो अब उसमें से यदि स्पेसिफिक वैल्यू निकालनी है, कुछ काम करना है उस स्पेसिफिक एलिमेंट के अंदर, तो हम लूप के थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि लूप का काम यही होता है, वो आपको आइटरेट करेगा। आइटरेट का और लूप का मतलब सेम ही चीज, आइटरेशन मतलब सेम ही चीज। यहाँ आपको घुमाना है, उसमें से एवरी एलिमेंट पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, निकालना चाहते हो, देन वी कैन यूज अ लूप। अब लूप कितने टाइप के होते हैं हमारे जावा स्क्रिप्ट में, इन्होंने दे भी रखा है। फोर भी होता है, फोर इन होता है, फोर ऑफ होता है, वाइल होता है, डू वाइल होता है। ठीक है, जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से उनको पता भी होगा, राइट, कि फोर लूप कैसे काम करता है, राइट, फोर या फिर डू वाइल, वाइल कैसे काम करते हैं, राइट। तो ये हमारे लूप होते हैं। अब हमारे पास इसने, देखोगे आप यहाँ पे एक इसने शायद एग्जाम्पल बना रखा होगा, इसी को एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो इसका पहले सिंटैक्स देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स क्या कहता है कि पहले फोर लिखोगे, फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट करोगे, फिर एक्सप्रेशन लिखोगे। कोई एक्सप्रेशन मतलब कुछ स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है, वो एक्सप्रेशन लिखोगे। उस एक्सप्रेशन टू में आपकी कोई ऐसी लगाओगे कंडीशन, उसको बोलते हैं कंडीशन लगाओगे। और तीसरा एक्सप्रेशन में, तीन एक्सप्रेशन होते हैं इसके अंदर, सब दोनों एक्सप्रेशन के बाद कोलन भी सेमी कोलन भी आता है, याद रखना इस चीज के लिए, सेमी कोलन। और फिर तीसरा एक्सप्रेशन, और इसके अंदर आपका कोड आपका एग्जीक्यूट कराना होता है, जो आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। तो इसमें ऑपरेशन एक्सप्रेशन बन के लिखा होता है कि इज एग्जीक्यूट वन टाइम बिफोर द एग्जीक्यूशन कोड ब्लॉक। ठीक है, अब व्हेन डिफाइन द कंडीशन, सेकंड प्रोसेसन जो होता है वो कंडीशन होता है, और ये थर्ड क्या होता है, एवरी टाइम। ये वन टाइम स्टार्ट होगा एक बार, सेकंड ये कंडीशन चलती रहेगी, और ये भी आपके हर एग्जीक्यूशन पे चलता ही रहेगा। ये दो लास्ट की कंडीशन चलती ही रहती है। ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ में आता है ना, कि आप मान लो किसी एक वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है कि वो अपनी वैल्यू
वेरी कर सकता है। मान लो वेर एज इक्वल्स टू मैंने 5 लिखा और अगली लाइन में ए इक्वल्स टू 6 कर दिया, तो अब उसकी नेक्स्ट जो, यदि मैं कंसोल डॉट लॉग करा कर ए को प्रिंट करवाऊंगा तो क्या वैल्यू आएगी, आप मुझे कोई एक बंदा बताओ। ये तो आप समझते होगे आई थिंक। हेलो, कैन यू हियर मी? मुझे आवाज आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। यस सर, आ रही है। सर क्वेश्चन तो फिर मुझे से बताओ, बोलिएगा। एक बंदा कोई भी बता दो मुझे, जैसे मान लो वेरिएबल एज इक्वल्स टू 5 लिखा मैंने और अगली लाइन में ए इक्वल्स टू 6 कर दिया, तो अब मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा ए को, तो क्या आउटपुट आना चाहिए उसका? तो ये सर 6 आना चाहिए। राइट, 6, बिल्कुल 6 ही आएगा, बिल्कुल सही है आंसर। इसलिए आएगा क्योंकि होता क्या है, उसकी वैल्यू वेरी कर रही है, समझ रहे हो? तो उसकी लास्ट अपडेटेड वैल्यू होती है वो आपके वेरिएबल में स्टोर हो जाती है, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया। अब सेम केस हमारे लूप के अंदर भी होता है। लूप में जब आइट्रेशन होता है तो हमारे पास जो वेरिएबल होता है ना, उसमें वैल्यू जो आइट्रेट करती है वो फर्स्ट टाइम में जो आएगी वो फर्स्ट टाइम की होगी, सेकंड टाइम में जो लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू आएगी ना, क्योंकि आइट्रेशन मतलब घूम रहा है वन बाय वन। तो वही लूप का काम होता है। जैसे लूप में मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा रखी है, लेट, ये तो हम जानते हैं कि हमारा ये वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका, लेट आई इज इक्वल टू 0, मैंने 0 से स्टार्ट कर दिया। दूसरी एक्सप्रेशन क्या है, आई लेस देन 5, मतलब आई की वैल्यू 5 से कम हो और आई प्लस प्लस बढ़ता चला जाए, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट टाइम के लिए होता है, ये वाला जो पार्ट होता है फर्स्ट टाइम में आपने इनिशियलाइज कर दिया, इसमें फिर उसके बाद कुछ चेंज नहीं होता। बाद में क्या होता है, जो आपकी आई की जो वैल्यू है ना, इस आई ये क्या काम कर रहा है, पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर नीचे जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं आइट्रेशन। अब मान लो आई कि मैंने 0 से स्टार्ट किया, ठीक है। 0 से स्टार्ट किया, 0 <5, ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, कि 0 जो है 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। और कहता है आई प्लस प्लस, तो मतलब ये होगा जैसे ही ये वाला जो कंडीशन आई लेस देन 0, मतलब ये जो पार्ट है ये ट्रू है, तो पहले यहाँ पे चला जाएगा, इसका मतलब ये होता है पहले यहाँ पे चला जाएगा, इस ब्लॉक में चला जाएगा। इस ब्लॉक में जाकर के जो भी आपका स्टेटमेंट या पीस ऑफ कोड होगा उसमें आप करके अपनी अपडेटेड वैल्यू दे देगा। और उसके बाद सबसे लास्ट में ही जो आई प्लस प्लस का होता है तीसरा एक्सप्रेशन, जब आपका ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, इस वाले बीच का ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, तो आई की वैल्यू प्लस प्लस कर देता है। आई प्लस प्लस का मतलब हमने पहले पढ़ा था, आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, मतलब एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। पहला ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आपका आई की वैल्यू एक बढ़ जाएगी। तो पहले 0 आई थी, अब जैसे ये यहाँ पे 0 प्रिंट कर देगा, उसके बाद यहाँ यहाँ पे कहीं, मतलब होता क्या है इसका इनडायरेक्ट वे में ये इस तरह से एग्जीक्यूट करता है। पहले ये दो कंडीशन चलती रहती हैं और ये वाला जो पार्ट है ना आपके कोड के, ये वाला जो कोड होता है पीस ऑफ कोड जो बीच का ब्लॉक के बीच का होता है, इसके कोड के बाद आई प्लस वन होता है, आई इक्वल टू आई प्लस वन, इसका मतलब जो होता है ना आई प्लस वन। तो पहला 0 प्रिंट कर देगा। अब आई की वैल्यू इसने क्या कर दी, आई इक्वल टू आई प्लस वन, मतलब 0 प्लस 1, पहले स्टार्टिंग में 0 प्लस 1, तो अब क्या हो गई, इसकी आई की वैल्यू 1 हो गई। अब मैंने अभी आपको बताया था वेरिएबल के अंदर यदि वैल्यू आपकी दोबारा से रीअसाइन हो गई तो नई वाली वैल्यू अपडेटेड हो जाती है, ठीक है। तो अब आई की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 अब इसमें तो जाएगा नहीं, मैंने क्या बताया ये तो फर्स्ट टाइम में इसमें तो जाएगा नहीं, अब सीधा यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 <5, तो इसका मतलब ये कंडीशन भी ट्रू है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट कर देगा। और फिर यही सेम आई की वैल्यू आई प्लस वन हो जाएगी, तो आई इक्वल टू आई प्लस वन, 1 है हमारे पास, प्लस 1 2 हो जाएगी। तो इस तरह से ही आइट्रेट होगा। कब तक आइट्रेट होगा, जब तक ये कंडीशन फोल्स नहीं हो जाती, ठीक है। ये आपका लूप काम करता है, ठीक है। तो ये आपका प्रिंट करके दे देगा 0 से लेकर के 4 तक, ठीक है। क्योंकि आई अब 5 <5 तो हो नहीं सकता, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये मतलब लूप आपका यहाँ रुक जाएगा, ठीक है। आई थिंक यू आर ओके विद दिस, ठीक है। इसके और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप इसको एरे के साथ कैसे कर सकते हैं वो भी एक, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने दे नहीं रखा, देख लेते हैं यदि ये कार्स में कुछ होगा तो देखते हैं एक बार कि क्या बना रखा है कुछ। हाँ देखो, ये कह रहे हैं इस एरे के अंदर हमारे पास 3 4 एलिमेंट है, राइट। अब इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ का तो हमें फॉर्मूला पता है कि हमें एरे डॉट लेंथ, इससे एरे की लेंथ निकल जाती है। तो आप जो आइट्रेशन करना चाहते हो ना, ये उन्होंने शॉर्ट 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 कर रखा है, ये शॉर्टेज रखा है। हमें इस तरह से नहीं लिखना है, हमें प्रॉपर सिंटेक्स लिखना है, ये इनके चक्कर में ना पड़े, ठीक है।
कि इसमें शॉर्ट सिंटेक्स है तो मैं भी ऐसे लिखूँ, नहीं, आप पूरा सिंटेक्स लिखो, वो सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि आप जब कोड कोड बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिस ये होती है, आप पूरा प्रॉपर जो सिंटेक्स जावास्क्रिप्ट में दिया है उस सिंटेक्स को फॉलो, कभी आपको कोड में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये मान लो वेर लेट आई इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो है आई लेस देन मैंने 5 किया था, वो हार्ड कोड कर दिया था 5। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ वो हार्ड कोड ना होकर के वो किसी स्पेसिफिक डायनेमिक करना चाहता हूँ उसको। जैसे मान लो मुझे एरे पे ये आइट्रेशन करना है, परफॉर्म करना है एरे पे, तो एरे के अंदर हमारी एरे की लेंथ कैसे निकालेंगे, एरे डॉट लेंथ, तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। मैंने वेर इसको इस तरह से भी कर सकते हो, देखो इन्होंने बात वही है, घूम फिर करके इन्होंने भी यही किया है। मैंने एक काम कर लेते हैं, समझने की कोशिश करना बेसिकली हो क्या रखा है, इसको ना यहीं पे मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर आपको एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखो इसने वैसे ही कर रखा ना, तोड़ तोड़ रखा ना आई प्लस प्लस, बात वही है घूम फिर के। यहाँ पे इसको कंसोल में चलते हैं। अरे यार ये ना, ठीक है, तो बेसिकली हम प्रॉपर सिंटेक्स लिखते हैं, जो सिंटेक्स हमारा हमने अभी जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ा था। लेट आई इज इक्वल टू 0, हमारी यदि मीटिंग एंड हो जाती है तो हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, डू नॉट वरी। ठीक है, आई लेस देन और आई प्लस प्लस। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको कंसोल कराएंगे हम इसको। अब हमें एरे में से यदि कोई डेटा निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, कोई एक बंदा बताओ मुझे, जिसने एरे के मेथड पढ़े हुए हैं, या एरे एरे से डेटा निकालना हो, एरे या ऑब्जेक्ट से, कोई एक बंदा बता दो मुझे बस। सर एरे से जब डेटा निकालना होता है तो सर हम इंडेक्सिंग का यूज करके डेटा निकालते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो हमारे पास अब इसमें आई इक्वल टू 0 किया है, तो हमारी एरे की जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए इसने आई इक्वल टू 0 कर लिया। ठीक है, अब इसमें देखो कंडीशन देखो, आई इक्वल टू 0 किया, आई लेस देन लेंथ, तो एरे की यहाँ पे एरे की लेंथ हमने निकाली, कार डॉट लेंथ से लेंथ निकल गई, सेमीकोलन आई प्लस प्लस। अब कंसोल डॉट लॉग मैंने करवाया कार्स में, तो कार्स हमारा एरे है। अब यार यहाँ पे यदि यदि आइट्रेट हो गई, आइट्रेट मतलब लूप में घूमेगा, तो पहला 0 आएगा, कार्स 0 इंडेक्सिंग पे क्या वैल्यू है, बीएमडब्ल्यू प्रिंट कर देगा। फिर दूसरी बार आइट्रेट करेगा क्योंकि आई प्लस प्लस हो रहा है, तो आपके इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वॉल्वो आ जाएगी। इस तरह से ये चलता रहेगा आपके 3 तक। ठीक है, 0 1 2 3, 3 तक चलता रहेगा। जैसे ही 4th आ जाएगा, लेंथ इसकी हमारी 4 आ गई, और जैसे मान लो इसकी लेंथ 4 है और 4 लेस देन 4 पे ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, तो इसके अंदर नहीं जाएगा ये, तब तक ही चलेगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होगी। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी आपका लूप रुक जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा लूप होता है फोर लूप। अब इसका यदि आउटपुट आप चेक करके लाओगे तो वही आउटपुट आएगा जो हम अभी एक्सपेक्टेड कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा फोर लूप है। अब फोर लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हम एज्यूम कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप फोर लूप के थ्रू कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलो। वेर और लेट का मतलब तो समझ में आता है आपको, वेर और लेट में क्या फर्क होता है। देखो, वेर का जो स्कोप होता है हमारा ग्लोबल होता है, लेट का जो स्कोप होता है हमारा ब्लॉक लेवल पे होता है। जो फोर लूप होता है ना, ये ब्लॉक होता है, स्विच केस जो होते हैं ये ब्लॉक होते हैं। ठीक है, तो हमें यदि आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है विद इन द फंक्शन, और किसी ब्लॉक के साथ हम कोड अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑलवेज बेस्ट प्रैक्टिस हमें क्या फॉलो करनी है कि लेट कीवर्ड का यूज करना है वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। देखो यहाँ पे इसने देखो आउटपुट क्या दे रखा, 10 क्यों आया, ये इसका मतलब समझ में आया आपको। इसका 10 क्यों आया, क्योंकि आपने वेर जो बना रखा है, ये वेरिएबल आपने ग्लोबल डिक्लेयर कर रखा है, और बाद में इस वेरिएबल को आई इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जब ये लूप में घूमेगा तो इसकी लास्ट वैल्यू जो होगी ना आपकी, वो ग्लोबल सेट हो जाएगी। अब यहाँ पे समझ रहे हो, क्योंकि आई सेम वेरिएबल है और लास्ट में जो वैल्यू इसकी कितनी होगी, आइटरेट होकर के 0, वो 10। ठीक है, तो ये 10 आउटपुट दे देगा, यहाँ पे इसने डायरेक्ट करा क्योंकि आपके ग्लोबल वेरिएबल अपडेट हो रहा है। आया समझ में।
सर एक बार फिर से मतलब ये आई जो ग्रेटर देन 10 दिया हुआ है इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन ग्रेटर करिए। देन नहीं, लेस देन 10 है, लेस हाँ देन वही 10। लेसन। देखो इसका मतलब ये समझो आप, ये आपने आई इक्वल टू 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एक ग्लोबल वेरिएबल आपने, वेर से जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं किसी लूप के बाहर या फंक्शन के बाहर, वो आपका ग्लोबल वेरिएबल होता है। आपका वेर का जो यूज मेनली यूज होता है ग्लोबल स्कोप के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब आई इक्वल टू 5 है यहाँ पे, अब नीचे क्या काम कर दिया, वेर सेम वेरिएबल यूज किया और आई इक्वल टू 0 से लेके इसको आइट्रेट करा दिया। अब आइट्रेट कब तक होगा ये, कि भाई ये वाली कंडीशन जब तक फॉल्स ना होगी, तो जब 10 आई की लास्ट में वैल्यू जब 10 असाइन हो जाएगी, तो 10 लेस देन 10 ये कंडीशन फॉल्स, तो इसमें तो जाएगा नहीं। तो वेरिएबल जो है ना आई, अब वैल्यू तो अपडेट इसी की हो रही आएगी। तो आप ये आपका जो वेरिएबल है ये किस तरह का है, ये ग्लोबल टाइप का वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू लास्ट वाली जो होगी वो प्रिंट करके दे देगा, बस यस इतना सर है। समझ। आया समझ में? यस सर। बस इतना होता है, ठीक है। तो इसको एक बार और गो थ्रू कर लेना, पढ़ लेना, हमें लेट का मेनली यूज हेलो सर। करना। हाँ, आ सर रही है ये आवाज। अरे कि ये लूप के अंदर जो हम वेर का ही यूज करते हैं, मतलब लेट का यूज करते हैं लूप के अंदर। आप कोशिश ये करो, यदि आपका जो कोड पीस ऑफ कोड आप यदि जो लिख रहे हो उसमें कोशिश करो जी कि सर। आप वेर का यूज करो, वो लेट का यूज करो। और यदि रिक्वायर्ड हो तो वेर भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप वेर को ना इस तरह से डिक्लेयर मत करना जैसे इस तरह से कर रखा है ना यहाँ पे, इस तरह से मत करना। जी सर। यहाँ पे क्या काम कर दिया इन्होंने, एक ग्लोबल बना दिया, ये ग्लोबल नहीं बनाना। हाँ, आप यदि इसको यहीं पर डिक्लेयर, ऊपर ना डिक्लेयर करेंगे ना, तो उसका जो स्कोप होगा आपका वो ब्लॉक लेवल पे होगा। एक मिनट रुकना, मेरी कॉल आ रही है। ओके सर। हाँ, चलो भाई, चलो मैं करता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। सो अभी हमारे पास लूप क्लियर हो गया आई थिंक, राइट, फॉर लूप। इसके और आप पढ़ लेना, ठीक है, इसको और एग्जांपल पढ़ लेना। तो ठीक लूप है में सर। ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अब इसमें जो एक और आता है, फोर के दो टाइप लूप और होते हैं, एक होता है फोर इन और एक होता है फोर ऑफ। तो ये जो लूप होते हैं ये एरे के लिए तो एरे के लिए नहीं होते ये वाले लूप, ये होते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। एरे के लिए सिंपली ये लूप होता है वो हमारा, एक तो फोर ईच हमने पढ़ा था आइट्रेशन के पर्पस के लिए, और दूसरा होता है फोर। दो लूप जो होते हैं हमारे एरे के पर्पस के लिए होते हैं। और ये फोर इन या फोर ऑफ, जो ये दोनों जो लूप होते हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं। यदि हमारा ऐसे किसी ऑब्जेक्ट से हमें की निकालनी हो तो हम फोर इन का यूज करेंगे किसी एक ऑब्जेक्ट से। ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज पे काम करता है। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया, उसके अंदर चार प्रॉपर्टी बनाई, आईडी, नेम एंड एड्रेस। अब उसको आप उस लूप को ही आप घुमाना चाहते हो, उसमें से की निकालना चाहते हो, तो आप क्या काम कर सकते हैं, फोर इन ये वाला लूप यूज करोगे। सिंटैक्स क्या कहता है इसका, फोर की इन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें से आप अपनी की निकाल सकते हो, ठीक है। वैल्यू भी निकालना चाहते हो तो वैल्यू भी देखो इन्होंने निकाला हुआ है यहाँ पे। ये किस पे चलाया इन्होंने, ऑब्जेक्ट पे चलाया, लेट एक्स इन, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और इसमें से पर्सन, तो ये की का मतलब ये हो गया, जो ये की आएगी इसमें, इसने क्या काम किया, पर्सन पे से की निकाल के तो इसकी वैल्यू इसने वो करवा दी है, आई कॉन्केटिनेशन करा दिया। तो जॉन डो 25 ये इसका आउटपुट एक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो फॉर इन लूप जो चलता है वो बेसिकली क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट की कीज कीज को आइटरेट कराना हो, या आप मत समझ लो किसी स्पेसिफिक एक ऑब्जेक्ट के लिए होता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट के लिए, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पे आपको उसमें से कुछ की वैल्यू निकालनी हो, देन जनरली वी कैन यूज द फॉर इन लूप, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के लिए होता है, हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है, इस चीज के लिए। सिंटैक्स क्या कहता है, फॉर वेरिएबल इन एरे, मतलब ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। एरे पे भी इन्होंने चलाया, एरे पे भी चलता है ये सब, ये एरे पे मैंने मेनली तो अ, आपके फंक्शंस पे ज्यादा यूज किया है, ऑब्जेक्ट पे। एरे पे भी चलता है, तो एरे में भी हम इसकी आपका इंडेक्सिंग के थ्रू इसका डेटा निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे लिए सबसे बेस्ट जो होता है वो फोर लूप होता है, हमें फोर ही यूज करना है एरे के पर्पस में, जब भी हमें यूज करना है फोर यूज करना है, ना कि फोर इन, ठीक है। फोर इन मेनली आपको ऑब्जेक्ट का आइटरेट करने के लिए यूज करना है। एरे का फोर ईच तो हम पढ़ चुके हैं, फोर ईच के बारे में दोबारा डिस्कस नहीं करते। एक
अब हमारी कॉल डिस्कनेक्ट हो सकती है, तो कल हम शायद स्टार्ट करेंगे फॉर ऑफ मेथड। ये भी आपके लूप के लिए होता है। ऑब्जेक्ट जैसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट को आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं आता, या ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, उनको आइटरेट कराना होगा, तब आप फॉर ऑफ लूप का यूज करेंगे। ठीक है, आइटरेबल ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, दिस इज द आइटरेबल ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऑब्जेक्ट ए बना, और एक मतलब करली ब्रेसेस ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट बना दिया, कोमा लगा कर दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, फिर कोमा लगा कर लास्ट में उस ऑब्जेक्ट को बंद कर दिया। आप चाहते हो कि उस ऑब्जेक्ट को बंद करना, मतलब आइटरेट करना, तो बेसिकली हम फॉर ऑफ मेथड का यूज करेंगे। फॉर ऑफ मेथड नहीं, फॉर ऑफ लूप का यूज करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली कल हम इसको एक बार दोबारा से स्टार्ट करेंगे इसके बारे में, फोर ऑफ के बारे में। और फिर इसमें कुछ एक लूप वाइल बचा है, डू वाइल बचा है, ब्रेक बचा है। फिर हम इसको, इसमें कुछ खास नहीं है, जेसन और पढ़ेंगे इसके बाद, एक ये और पढ़ लेंगे एरर्स का। ठीक है, इसमें और कुछ है नहीं बेसिक्स में। बेसिक्स के फिर फंडे हमारे क्लियर, फिर हम एडवांस की तरफ चलेंगे। एडवांस में क्लासेस हैं, मॉड्यूल्स हैं, जेसन है, डिबगिंग का तो हम पता है। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, कल मिलते हैं। ठीक है, सेम टाइम। ओके सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय।